वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर, जहाँ पर हम डेली की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं शिक्षण शास्त्र बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 क्वेश्चन सीरीज ख़त्म कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 600 की तरफ, तो आप सब कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। सोच समझ के आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल, शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाना, जिससे बच्चे अनुशासन में रहे, उनका ध्यान पढ़ाई में रहे, इधर उधर किसी से ना करे। ठीक है, अगर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो अनुशासन को बनाए रखने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शंस है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपयुक्त सभी। क्या है मूल्यांकन का असली उद्देश्य? तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स कई लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। बच्चा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो रहा है ये भी घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा ये भी जानना है, और बच्चे को सीखने में क्या कठिनाई आई ये भी जानना है। मतलब ये सारे उद्देश्य मूल्यांकन में समाहित है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 511 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। 511, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिक भिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो एक अध्यापक का उसके विद्यार्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ कोई संबंध नहीं होता, विद्यार्थियों की आयु से भी कोई विशेष संबंध नहीं होता। अगर कोई चीज़ ध्यान में रखना है वो है व्यक्तिक भिन्नता। एक कक्षा में विभिन्न व्यक्तिक भिन्नता पर्सनालिटी के बच्चे हो सकते हैं, तो वो चीज़ मेन हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और एक टॉपिक को हर तरीके से हमको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हर लेवल के बच्चे उसको समझ सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस। आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीम या अवस्था। एक बारी क्वेश्चन को देखिए। वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है, कौन करेगा? आप देखिए ऑप्शंस को। यह आपका आत्मसातीकरण फ्रेंड्स, आत्मसातीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक जो आपका दिया हुआ है आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा, अवस्था, तो इन सभी का अलग अलग मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आत्मसातीकरण का मीनिंग ये वही है कि वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है।
बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? स्कीनर, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन। क्वेश्चन को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों को पहचाना गया है पियाजे के द्वारा। पियाजे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन चाइल्ड पेडागोजी में, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आप नहीं छोड़ सकते। इससे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, फिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 540 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है? पावलाव, स्किनर, टॉलमैन, थार्नडाइक। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, किसके द्वारा दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? चलिए, क्या किसी को पता है इसका आंसर? तो ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्किनर ने ही दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है, सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत याद रखना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको हम नोट्स बनाने के लिए कहते हैं कि आप नोट्स बनाइए और उनको एक बार डेली पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिविजन कीजिए। रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 515 नंबर क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। देखिए ऑप्शंस, अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। किस में घनिष्ठ संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समायोजन, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रकरण अवधान है, यह कथन है। सो कथन को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए ऑप्शंस है डम्बिल का, रॉस का, मड का, मैकडूगल का। तो यह कथन है आपका डम्बिल का। नोट कर लीजिएगा, कथन के साथ कथन वाला भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 517 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, देखिए ऑप्शंस, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और ये अवधि के भीतर नहीं बदलती। पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे।
ठीक है। तो कई बार थोड़ा सा आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज़ मनोविज्ञान का टॉपिक है, तो कई बार जो शब्द हैं वो आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी होगी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन 580 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है सांस्कृतिक भिन्नता, साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता, शिक्षक की अभिक्षमता, या इनमें से कोई नहीं। अधिगम निर्योग्यता का कारण क्या हो सकता है? सो आंसर हो जाएगा साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। सो आई होप आप सब यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेंगे। यहाँ पर आपको एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, सी जी टेट, हर तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे आपको। चलिए 519 नंबर क्वेश्चन देखिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सब यहाँ पर एकीकृत शिक्षा को समर्थन देते हैं कि सब बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए। ठीक है, किसी को भी यहाँ पर अलग फील नहीं कराना है, सब बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 520 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, वह बच्चा जिससे निकट लंबे निबंध रटने की क्षमता है, वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। इनमें से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? वह बच्चा जो लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता हो, जरूरी नहीं हो कि वह बुद्धिमान भी है। और ठीक है, तो ये कोई संकेत नहीं है बुद्धिमान और युवा बच्चे का। सो ऑप्शन सी इज यहाँ पे राइट आंसर। चलिए, चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 521। कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार में, घर में, खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। तो डेवलप करना है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जगह है विद्यालय और कक्षा के वातावरण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 522। निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यह अथाह है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा इसकी प्रवृत्ति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चल रहे हैं बिकॉज हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस आपके यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी हो रहा है। आपका स्पीड यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप किस स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 523।
समस्या को अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या इनमें से कोई नहीं। तो यह विशेषता है एक सृजनशील बालक की। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 524। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रखना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा निर्देशन, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा व्यू रखना चाहिए? तो सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से समझिए इसको। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथों पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण है। ऑप्शन है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या उपयुक्त सभी। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और तब आंसर कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं एग्जाम में कि आपको सिद्धांत से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपको सिद्धांत को पहचानना है कि किस सिद्धांत को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इस सिद्धांत में यहाँ पर श्रृंखलागत अधिगम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कि क्रमागत रूप से उसने अपनी माँ की बात को सुन लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 526 नंबर। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। सो बहुविकल्पीय प्रश्न में से एक ऐसा कोई उपागम नहीं है कि रचनात्मक निर्धारक इसमें हो सके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। ओके, 527 नंबर। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक एग्जाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 528 नंबर क्वेश्चन। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण
तो ये है आपका अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना ही यहाँ पर हमारा काम था। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है 529। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, पर्सनल कारक, ये हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। यही उसका पर्सनल कारक हो सकता है। बाकी सारा अध्यापक कोई पर्सनल व्यक्तिगत कारक नहीं है, समवयस्क समूह भी व्यक्तिगत कारक नहीं है, संचार का साधन भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 530। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखते हैं आगे ऑप्शंस। प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, जी नहीं। हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 531। कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक पर काम का बोझ कम करना, बच्चों को अधिगम में सबसे ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना, अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो यहाँ पर आंसर है बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कभी कभी कक्षा में समूह गतिविधि, ग्रुप ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इससे बच्चों में एक्साइटमेंट आती है, उनमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 532। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया ये आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत? वॉटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था मैस्लो के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 533 नंबर क्वेश्चन है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच रहेगी। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन है 50 से 60, 70 से 80, 90 से 100 या 110 से 130। तो औसत बुद्धि है तो वो 100 से ऊपर तो जाएगा नहीं। 50 से 60 मंद बुद्धि हो जाएगा। औसत बुद्धि मतलब 100 से 90। ठीक है, तो ऑप्शन सी 100 से 90 औसत बुद्धि, एवरेज बुद्धि वाला। नोट कर लीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 534। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ऑप्शंस है, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए,
आगे बढ़ेंगे। 535 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर होगा अभिप्रेरणा वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, बाकी सारे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 536। देखिए यहाँ पर, निम्न में से वास्तुनिक परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए, पढ़ते हैं इनको। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। ये भी सही बात है, क्योंकि सबके लिए सेम आंसर होंगे। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ये भी सही बात है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के गुण के संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा? मुझे तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों, जैसा कि मैंने कहा, ये तीनों सही है। बिल्कुल 1 2 3 तीनों सही है, चौथा बिल्कुल गलत है। चलिए, 537 नंबर क्वेश्चन, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और डेली आप लोग प्लीज क्लास अटेंड कीजिए। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं आपकी रक्षात्मक यांत्रिकता, मतलब आप अपना प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 538 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, या विद्यालय। तो ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक ही होगा, ठीक है, बालक ही इसका केंद्र बिंदु है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? देखिए ऑप्शंस। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समूह का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उतारों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी यहाँ पर रॉन्ग है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी था फ्रेंड्स। तो सेशन को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। मिलता है आपसे नए सेशन में। तो तब तक आप क्या करेंगे? बिल्कुल पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिन्होंने भी कोई भी क्लास अभी तक छोड़ा है उसको आप पढ़ सकते हैं, आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।